बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत ही अनिका चित्रा की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, माँ, आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। चित्रा ने देखा कि अनिका का टोन अचानक से बदल गया है, साथ ही साथ उसकी आवाज भी धीमी हो गई है। इससे चित्रा को इतना तो पता चल गया था कि अनिका में नक्श को लेकर थोड़े चेंजेस आ गए। और चेंजेस आते भी क्यों नहीं, अगर नक्श नहीं होता तो अनिका की अंजी कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे आती। गहरी सांस लेते हुए चित्रा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोली, खटिया खड़ी करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों का आईवीएफ प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को इतना सा कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ। जे पण खर्चो हसे ए हूँ देइस। ये बोलते हुए चित्रा का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर से उसने बोलना शुरू किया। लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? कहता है हम सब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ? मैं तो तुम दोनों का ही अच्छा चाहती हूँ ना। ओह मम्मी, आप कितनी स्वीट हो, लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हो? मेरे सर पे वैसे काम का बहुत लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आई है। मुझे मेरी कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चों पर। जब अनिका को पता चला कि यहाँ बात उसके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हो रही है, तो उसने भी मैटर पर इतना ध्यान नहीं दिया और बात को दबाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। तुरंत ही चित्रा ने टोन बदलते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा आईवीएफ प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम जल्दी में ही हो। लोगों को जवाब मुझे देने पड़ते हैं, लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। उसका क्या? ऐसा है तो तुम लोगों को जवाब क्यों नहीं दे दिया करती? मम्मी प्लीज बस भी करो, इस टॉपिक पर अभी मुझे बात नहीं करनी है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नक्श अपने हाथ में मैगी का बाउल लेकर पहुंच गया। नक्श ने मैगी को टेबल पर रखा। ये देखकर पहली बार नक्श की तरफ से अनिका को केयरिंग फील हुआ। हालांकि नक्श तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनिका ने कभी नक्श को ध्यान से देखा ही कहा था। आज देखा तो मैगी जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। नक्श और अनिका की आंखें टकराई और अनिका ने धीमे से थैंक्स बोला। नक्श को भी यह एहसास होने लगा था कि अनिका के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया था। अनिका इस पल में इतना खो गई थी कि अपने माँ के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अनिका ने नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब चित्रा ने अपनी बेटी के मुंह से ये सुना, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तुरंत ही वो सोफे से उठी और शताब्दी की स्पीड से अपने कमरे में चली गई। नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने स्टैंड लिया था, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। मैगी खाने के बाद अनिका ने बचे कुचे बर्तन धोए और बिस्तर पर आकर लेट गई। नक्श, जिसका बिस्तर जमीन पर था, वो तुरंत ही मुड़ा और अपने शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए बिस्तर पर सो रही अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद नक्श ने कहा, अनिका, अगर कल तुम्हें दादी का कॉल आता है और वो तुमसे भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन की बात करती है, तो तुम डायरेक्टली हाँ मत कहना, थोड़ा समय लेना। उन्हें भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। नक्श की बात सुनकर अनिका चौंक उठी और नक्श की तरफ मुड़ी। पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ अनिका ने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? दादी ने अब सब कुछ मैम्बो अंकल को दे दिया है। भानुशाली ग्रुप के साथ अब सारा कोऑपरेशन वही हैंडल करेंगे। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ पता नहीं चलता और बस फालतू की बातें करते रहते हो। बस ध्यान रखना, अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े तो एकदम से हाँ मत कहना, ठीक है? चलो अब सो जा। नक्श को अनिका की इम्पेशेंट टोन से कोई मतलब नहीं था।
अपनी बात कहने के बाद नक्श तुरंत मुस्कुराता हुआ सो गया। नक्श ने एक बार फिर से अनिका को उस मैटर की याद दिला दी जिसके बारे में अनिका सोचना भी नहीं चाहती थी। अनिका का मूड खराब हो गया था, लेकिन घड़ी में रात के 12 भी बज गए थे। जैसे तैसे अनिका ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनिका अपने काम से निकल गई तो उसके पीछे पीछे नक्श भी अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। सीईओ की जो पोजीशन है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, खासकर जब आपके पास इतनी एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो खुद ही सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। सुबह से लेकर शाम तक बस चाय का आनंद लो और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके घर निकल जाओ। अभी नक्श ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज नंदिता ने पिंक कलर का स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। आज तो वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने नक्श को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, सर, जावेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जावेरी है। नंदिता पर नजर डालने के बाद नक्श का ध्यान पूरी तरह से अपनी चाय के कप पर था। नक्श ने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया और बोला, उसे जाने के लिए कह दो। ये कल्याणी देवी अपने आप को समझती क्या है? जब मैंने बोल दिया है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिका चाहिए, तो फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को भेजकर वो क्या दिखाना चाहती है? वो मुझे अपने परिवार में फंसाने की कोशिश कर रही है। पर एक बात वो भी नहीं जानती कि मैं तो पहले से ही उसके परिवार का हिस्सा हूँ, बदकिस्मती से। नक्श ने मन ही मन सोचा और चाय का कप खाली कर दिया। जावेरी खानदान में पल्लवी का भी बहुत दबदबा था, क्योंकि वो अनिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पूरे सूरत में पल्लवी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। कुछ मजनू तो सुबह से लेकर शाम तक पल्लवी को देखने की आस में बैठे रहते थे। आज तक कभी भी किसी ने पल्लवी को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये पहली बार था कि जब नक्श ने पल्लवी को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था। पल्लवी भी मैम्बो अंकल की तरह ही भानुशाली ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रही थी। सभी एम्प्लॉइज की नजर पल्लवी पर ही थी, क्योंकि पल्लवी बला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, तो ये पल्लवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब पल्लवी जावेरी खानदान के मैंशन लौटी और जो कुछ भी हुआ उसे कल्याणी के सामने बयां किया, तो कल्याणी का चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। कल्याणी गुस्से से तिलमिला उठी थी। लेकिन दूसरे पहलू को देखें तो कल्याणी पूरी तरह से हेल्पलेस थी और अब उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अनिका अपनी मां चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। 2 दिन के बाद चित्रा के भाई यानी अनिका के मामा कनाडा से आ रहे थे। अनिका के डैड के जाने के बाद अनिका के परिवार की देखभाल उसके मामा ने ही की थी। जावेरी खानदान ने तो उसके डैड का सब कुछ वापस ले लिया और अनिका और चित्रा को एक तरह से अकेला कर दिया। ये तो भला है अनिका के मामा का, जिन्होंने अनिका के परिवार को संभाला, अनिका को पूरी फंडिंग दी जिससे वो अंजी कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर सके। उसके मामा ने उसके लिए इतना कुछ किया कि अब अनिका को उसके मामा से मांगने में बड़ी शर्म आती है। यही वजह है कि अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसने अपने मामा से हेल्प नहीं मांगी। अब जब वो 2 दिन बाद यहाँ आ रहे हैं, तो दोनों माँ बेटी अपने मामा को खास सरप्राइज देना चाहती है और इसी वजह से शॉपिंग अभियान चल रहा है। इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। अनिका ने फोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल कल्याणी की तरफ से आ रहा है। अनिका और चित्रा ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद अनिका ने कॉल उठाते हुए लाउड स्पीकर पर लगाया। हेलो दादी। फोन की दूसरी तरफ से कल्याणी की आवाज आई। हालांकि कल्याणी का टोन कुछ अजीब साउंड कर रहा था। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमेशा कठोर और सख्त बने रहने वाली कल्याणी आज रिक्वेस्ट कर रही है, वो भी अनिका से? जैसे ही ख्याल चित्रा को आया उससे रहा नहीं गया और तुरंत ही उसने कहा, मम्मी जी, आपको इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो अनिका कर सकती है तो आप उसे बताइए, वो जरूर करेगी। ये सुनते ही अनिका नाखुश हो गई और उसने अपनी माँ चित्रा को देखा। हालांकि अनिका ने कुछ भी कहा नहीं था और कल्याणी के बोलने का इंतजार करने लगी। बेटा,
बात ऐसी है कि जो हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में कोऑपरेशन हुआ है, उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। अनिका को कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कल्याणी ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था और बस वो चाहती थी कि अनिका ये। हालांकि कल रात को जो कुछ भी नक्श ने कहा वो अचानक से अनिका के दिमाग में फ्लैश होने लगा और इसी के साथ अनिका अपने दांत पीसने लगी। अनिका ने एडवांटेज उठाना चाहा और चित्रा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुरंत ही अनिका ने फोन को लाउड स्पीकर से हटाया और बोली, सॉरी दादी, पर आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था, तो मुझे लगता है कि अब जब ये मैटर हाफ वे डन हो चुका है तो अब आपको उनकी जगह किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको मैम्बो अंकल को सारी प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दी। चित्रा घूरते हुए अनिका को ही देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई थी। हंसू बोले छे, तुझे पता भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चित्रा को अनिका की हरकत पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो अभी भी लगातार अनिका को ही घूरे जा रही थी। चित्रा के हिसाब से अनिका ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी, जिसमें कल्याणी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनिका ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अनिका को चित्रा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने फोन के साथ अनिका स्टोर से बाहर निकल आई थी। चित्रा अनिका को फॉलो करना चाहती थी, लेकिन अभी चित्रा की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चित्रा ने कुछ समय के लिए अनिका को अकेले छोड़ दिया। अनिका ने इधर उधर देखा और मॉल में उसे जहां भी बैठने की जगह मिली वहां जाकर बैठ गई और अपने फोन में नक्श के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ नक्श फोन पर कार्तिक से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही नक्श ने कॉल रखा, वैसे ही उसने देखा कि अनिका ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले दादी का कॉल आया था। वो मुझे कह रही थी कि भानुशाली ग्रुप के साथ अब मुझे ही कोऑपरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब नक्श ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन गार्डन हो गया था। नक्श को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी आज नहीं तो कल तुमसे फिर कांटेक्ट करेंगी, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुम्हारे फायदे की बात नहीं करती। उनकी कंडीशंस तभी मानना जब वो तुम्हें कुछ दें। इस मैसेज को भेजने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में डाला और अपनी कंपनी से निकल गया। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नक्श की सवारी सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ बढ़ रही थी। क्या होगा आगे? तो अब कल्याणी अनिका को कैसे मनाने वाली थी? क्या नक्श की बात मानकर अनिका का फायदा होगा? क्या धीरे धीरे इस तरह नक्श और अनिका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या फिर इस कहानी में एक अल्टीमेट ट्विस्ट आने वाला है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर